साथियों नमस्कार। खबर छत्तीसगढ़ के आज के बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम दो खबरों पर चर्चा करेंगे। पहली खबर यह है कि झीरम घाटी नरसंहार को लेकर के जो न्यायिक आयोग बनाया गया था उसमें छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने 2 नए सदस्यों की नियुक्ति की है। दूसरी खबर यह है कि कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को अपना शो रद्द करना पड़ा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में बजरंग दल ने इस बात की चेतावनी दी थी कि मुनव्वर फारूकी अगर 14 नवंबर यानी कि बाल दिवस को कोई कार्यक्रम करेंगे तो उनके कार्यक्रम को हम नहीं होने देंगे। साथियों, इसके पहले कि हम खबरों तक पहुंचे, हमारा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको छत्तीसगढ़ की राजनीति, छत्तीसगढ़ की घटनाओं परिघटनाओं पर विश्लेषणात्मक टिप्पणी सुनने को मिलेगी। निसंदेह मैं प्रस्तुत करूंगा। अब हम खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जो पहली खबर झीरम घाटी के न्यायिक आयोग के विस्तार की है, इसके बारे में अंदेशा हमने आपसे परसों ही जाहिर किया था। आपको याद हो कि 3 दिनों पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व जज, जो कि इस वक्त आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस प्रशांत मिश्र, उन्होंने लगभग 8 साल बाद छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके को झीरम घाटी की जांच की एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसको लेकर के कांग्रेस ने बेहद आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया था। कांग्रेस पार्टी का कहना था कि यह रिपोर्ट राज्यपाल को क्यों दी गई है, जबकि जांच के आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने दिए थे। आपको बता दें साथियों कि यह रिपोर्ट 3 महीने में देनी थी। एक जो कांग्रेस पार्टी का एक और आरोप था वह यह था कि एक तरफ जस्टिस प्रशांत मिश्र के आयोग ने हमसे जांच की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था। हमने इस सिफारिश को विधि आयोग को भेजा था, इसके पहले कि विधि आयोग से कुछ कहा जाता, कोई संदेश मिलता। पता नहीं कैसे जांच पूरी कर ली गई और उसको गवर्नर को भी सौंप दिया गया। आपको बता दें कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सतीश अग्निहोत्री इस आयोग के अध्यक्ष होंगे और दूसरी तरफ एक सदस्य के तौर पर जस्टिस मिन्हाजुद्दीन को भी शामिल किया गया है। मतलब साफ है कि प्रशांत मिश्र के बाद अब जस्टिस सतीश अग्निहोत्री और जस्टिस मिन्हाजुद्दीन जो है इस पूरे मामले की नए सिरे से जांच करेंगे। देखना है कि क्या नए तथ्य सामने आते हैं, क्या झीरम घाटी के साजिश पर से पर्दा उठ पाता है, क्या यह साबित हो पाता है कि तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने परिवर्तन यात्रा, जिसमें कि कांग्रेस के 13 दिग्गज नेताओं की हत्या हुई थी, 13 दिग्गज नेता, कुल 29 लोग मारे गए थे, क्या उसमें किसी सुरक्षा व्यवस्था में उसकी राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही की गई थी। अब यह रिपोर्ट 6 महीने में राज्य सरकार को सौंपी जानी है। देखना यह होगा कि यह समय सीमा बढ़ती है या नहीं। साथियों, दूसरी खबर रायपुर से ही है। यहाँ पर 14 नवंबर यानी कि बाल दिवस के दिन कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का एक कार्यक्रम होना था, लेकिन बजरंग दल ने ऐलान किया कि अगर मुनव्वर फारूकी कोई कार्यक्रम करते हैं तो उस कार्यक्रम को हम रोक देंगे, क्योंकि मुनव्वर फारूकी लगातार देवी देवताओं का अपमान करते रहते हैं। आपको बता दें कि जनवरी माह में मुनव्वर फारूकी जब इंदौर में एक कार्यक्रम करने जा रहे थे, उस कार्यक्रम को करने से ठीक पहले उनको 4 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी जमानत में बहुत जहमत उठानी पड़ी थी। वह शिकायत के भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के पुत्र ने की थी। इसके अलावा मुनव्वर फारूकी लगातार जनवरी के बाद से देश के अलग अलग हिस्सों में जहां भी कार्यक्रम करने की कोशिश करते हैं, उनके कार्यक्रम जो हिंदू चरमपंथी संगठन है उनके धमकियों की वजह से रद्द करने पड़ते हैं। एक कार्यक्रम 22 अक्टूबर को था मुंबई में, वो भी रद्द करना पड़ गया।
इसके अलावा सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा में उनके 3 कार्यक्रम लगे थे सितंबर माह में, वो भी रद्द करने पड़ गए। दरअसल छत्तीसगढ़ में इस तरह की धमकियां या इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं है। ये ऐसा प्रदेश रहा है जहां पर कि कभी भी सांप्रदायिक, जातीय किसी प्रकार का तनाव देखने को कभी नहीं मिलता। सब लोग मिलजुल के रहने वाले हैं, बड़ा शांत प्रदेश है। इसलिए ऐसी छोटी छोटी बातें भी खबरें बनती हैं। अब चूंकि चुनाव पे 2 साल का वक्त बाकी है, लगातार छत्तीसगढ़ में जो घटनाएं घट रही है, घटनाएं परी घटनाएं, उनसे साफ नज़र में आता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, वो पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं। आपको याद होगा कि अभी कवर्धा में 5 अक्टूबर यानी कि पिछले माह की बात है, किस तरह से सांप्रदायिक तनाव बढ़ा था। वहाँ पर 3 सप्ताह का कर्फ्यू लगाना पड़ा और बात सिर्फ इतनी थी कि झंडा लगाने के सवाल पे 2 समुदायों में आपस में विवाद हो गया। उसके बाद एक समुदाय के घरों के ऊपर पत्थर फेंके गए, तमाम तरह की हिंसा की धमकियां दी गई, जुलूस निकाला गया, जिस जुलूस में बेहद उत्तेजक नारे लगाए गए, जिसके बाद पुलिस को वहां के स्थानीय सांसद संतोष पांडे और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह के खिलाफ मुकदमा तक करना पड़ा। 59 लोगों के खिलाफ 59 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, 150 से ज़्यादा उसमें नामजद है। यह 1-2 घटनाएं नहीं है। धर्मांतरण को लेकर के भी छत्तीसगढ़ में इसी तरह का तनाव लगातार है। दुर्ग में के पास एक गांव है, वहां पर अभी 22 अक्टूबर को 42 लोगों को यह कहकर बंधक बना लिया गया कि वो धर्मांतरण करने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा का पूरा रायपुर में एक थाना घेर लिया कि धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, आप नहीं रोक रहे हैं। राज्यपाल से मिलने चले गए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लोग कि तत्काल धर्मांतरण रोका जाए। गवर्नर ने यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर को पत्र भी लिख दिया कि गैर कानूनी ढंग से जो धर्मांतरण किया जा रहा है उस पर सख्त कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। जबकि वास्तविक और जमीनी स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल कहीं से भी धर्मांतरण का कोई भी मामला सामने नहीं आ रहा, न तो इस किस्म की कोई घटना घट रही है। देखना होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पैदा की जा रही इन परिस्थितियों से कैसे निपटती है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वहाँ पर भी लगभग ऐसी ही स्थिति है। तमाम राज्यों में जहाँ पर अगले साल 2 साल में चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पर और कट्टर हिंदूवाद को आगे बढ़ाने में और पूरी तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने में तेजी से काम कर रही है। इससे निपटना एक बड़ी चुनौती होगी। अगले बुलेटिन में हम फिर से कुछ नई और ताज़ा खबरों पर विश्लेषण लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।